कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात भारत चीन सीमा की। रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच सीमा पर पहले डिसएंगेजमेंट और फिर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते का ऐलान हुआ। अब तो देवसांग और देमचौक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू भी हो गई है। उम्मीद है अब दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में पेट्रोलिंग कर पाएगी। तो क्या अब एलएसी पर भारत और चीन के बीच के रिश्ते समान हो जाएंगे? आपसी विश्वास फिर से बहाल हो जाएगा? यही बात समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हन। जनरल नरसिम्हन चीन में रक्षा सलाहकार के तौर पर 3 साल काम किए हैं। चीन से लगी सीमा पर कोर कमांडर भी रहे हैं। भारत चीन संबंध पर पीएचडी भी कर चुके हैं, यानी चीन की हर चाल से बखूबी वाकिफ है। सर, पहला सवाल तो ये है कि जो डेवलपमेंट हुआ उसको कैसे देखते हैं सर आप? देपसांग से देमचौक से सेनाएं वापस हटनी शुरू हो गई, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसको कैसे देखते हैं करीब 4.5 साल बाद? राजीव जी, बहुत धन्यवाद आपको मुझे आपका शो पे बुलाने के लिए। और ये एक जो समझौता हुआ है पिछले हफ्ते में, ये एक अच्छा स्टेप माना जाएगा, क्योंकि 4.5 साल के जो डिस्कशंस और नेगोशिएशंस के बाद ये नतीजा जो है हासिल हुआ है। इससे ये 2 चीजें जो है आपको हमारे सामने आते हैं। पहली बात ये है कि हमारा मुद्दे पर डटे रहने का ये एक फायदा हुआ है, क्योंकि हम हर मीटिंग पे, चाहे ट्रैक 1 यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच का हो या एकेडमिक्स के बीच का हो या दोनों मिला के ट्रैक 1.5 का हो, सब में हम यही एक चीज बात बताते रहे पिछले 4.5 साल में कि आप जो है एलएसी पर एक किस्म का स्थिरता का हासिल करने के लिए आप पहले मान जाइए, और अप्रैल 2020 के पीछे का जो पोजीशन था उसमें आप वापस जाने का मान लीजिए। उसके आगे हम बाकी चीजें बात करें। ये जो है हर मीटिंग में हमने ये उनको समझाया। उसका नतीजा फलस्वरूप आप देख रहे हैं। अभी ये जो समझौता हुआ पिछले हफ्ते में, इसमें से जो देपसांग और देमचौक जो है, ये दोनों इलाका जो है ये समझौते के अंदर लाए गए हैं। इसके वजह से हमको जो पिछले 4.5 साल में जो पेट्रोलिंग ना हो पाया, वो इलाका जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 और देमचौक के इलाके के अंदर हमारा पेट्रोलिंग जारी करने का अभी एक फायदा ये हुआ है। तो ये एक अच्छा स्टेप माना जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको सावधानी का एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है पूरा बाउंड्री का एक एग्रीमेंट नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी जो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है वो सिर्फ डिसएंगेजमेंट है। इसके आगे जाके हमें डी एस्केलेशन की बात करनी है और उसके आगे जाके डी इंडक्शन का बात करना है। तो ये 2 स्टेप और बाकी है। हमने 3 कदम का तो सर जरा ये एक आम दर्शकों के लिए ये चीज को समझाइए सर कि डिसएंगेजमेंट को मतलब क्या समझे, पीछे हटना, डी एस्केलेशन क्या होता है, और उसके बाद डी इंडक्शन क्या होता है, खासतौर से एलईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है ये आपको, क्योंकि काफी लोगों को ये शायद इन तीनों चीज के बीच का जो डिफरेंस है या फर्क है वो उनको समझने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। मैं
एक इसी शब्दों में आपको, एक मैं आसान शब्दों में आपको ये समझा देता हूँ। जो 2020 का जो मुठभेड़ हुआ था, वो उस समय पे ट्रूप जो है इस प्रकार के लगे हुए थे, ठीक है। अभी डिसएंगेजमेंट जो है अभी ये हुआ है, थोड़ा दोनों फौज जो है पीछे हट गए हैं, ताकि आगे जाके कभी पेट्रोलिंग वगैरह होगा तो बीच में मुठभेड़ ना हो और वो जाकर के कोई जानी नुकसान ना पहुंचे किसी का। इसी वजह से ये डिसएंगेजमेंट जो है थोड़ा सा पीछे हटे। डी एस्केलेशन जो है और पीछे हटने का दूसरा कदम है, क्योंकि जो बाहर से काफी फोर्सेस उस एरिया के अंदर आए हैं, उन सबको पीछे हटाने का एक कदम है डी एस्केलेशन। 50 किलोमीटर हो सकता है, 60 किलोमीटर हो सकता है, जिस हिसाब से दोनों साइड जो मानते हैं उसके हिसाब से और पीछे हटे। डी इंडक्शन जो है, जो भी बाहर के इलाके से इस इलाके में आए हैं, वो जो है अपना 2020 के पहले का जो पीस टाइम का पोजीशन था वहां पे वापस जाएंगे। वो डी इंडक्शन, यानी कि हमने 3 कदम का एक प्लान उनके सामने रखा था। पहले डिसएंगेजमेंट, फिर डी एस्केलेशन, फिर डी इंडक्शन। अभी हमने पहला कदम जो है मान सकते हैं पूरा कंप्लीट हुआ है, अभी दूसरा और तीसरा कदम बाकी है। लेकिन सर, जो 4 जो फिक्सन पॉइंट और हैं पूर्वी लद्दाख की अगर बात करें, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पेंगोंगसो लेक, सर वहां की क्या स्थिति अभी हालात है? कि जो जानकारी मिल पा रही है कि अप्रैल 2022 के आसपास जो वहां डिसएंगेजमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बफर जोन बना लिया गया था। थोड़ा सर उसके बारे में भी बताएं दर्शकों को सर। जो 4 इलाका जो है 2020 के अंदर हमारा नजर में आया था, एक तो गलवान जहां पे हादसा हुआ था, और उसके अलावा उसके थोड़ा साउथ ईस्ट में आएंगे तो वहां पे पेट्रोलिंग पॉइंट 15-17 दोनों है। उस इलाके के अंदर भी चीन लोग आ गए थे और हम लोग जाके उनको ब्लॉक किया था। और पानगुंगसो के इलाके के अंदर में जो हुआ था आपको सबको पता है, नॉर्दर्न बैंक जो है, उत्तरीय बैंक के अंदर जो फिंगर्स हैं उसके ऊपर चाइनीज आ गए थे। हम उसके वजह से हमने साउथ बैंक पे, कैलाश रिंग पे हमारे ट्रूप्स भेजे थे और दोनों पीछे हटे। अभी 2022 में ये तय हुआ था कि गलवान, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15, गोगरा और हॉट स्प्रिंग जो आप बोले थे 15 और 17, और पानगुंगसो के जो झील है, झील के उत्तरी भाग, इन तीनों में से आपने ये शब्द इस्तेमाल किया बफर जोन। ये बफर जोन के हिसाब से वो गलत एक समझ है, मैं ये उसको करेक्ट करना चाहूंगा। उसको हम टेम्पररी मॉरेटोरियम ऑन पेट्रोलिंग बोलते हैं। इसका मतलब टेम्पररीली जब तक उस इलाके के अंदर हम पूरा फैसला कर लेते हैं तब तक जो है टेम्पररी मॉरेटोरियम ऑन पेट्रोलिंग, दोनों साइड जो है उस इलाके के अंदर पेट्रोलिंग में नहीं जाएंगे, ताकि पेट्रोल कहीं आमने सामने आ जाए और वो कहीं बढ़ जाए या बात बढ़ जाए। उस वजह से ये तय हुआ था। ये जो है 2022 में ही ये फाइनलाइज हो गया था। ये चारों जगह थोड़ा सा पीछे हटे लोग उस जगह पे भी, ये 2 जगह बचे थे देपसांग और डेमचोक, वो अभी जो है सुलझाया गया। तो क्या जब यहाँ पर देपसोंग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा और ये 4 जगहों पर हो गया, तो उसके बाद फिर अगले पॉइंट पर आगे उन जगहों पर बातचीत होगी सर? वो भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो टेम्पररी मॉरेटोरियम ऑन पेट्रोलिंग के हिसाब से हमने माना था, ये पीछे हटने का वो जगह है। हाल ही में मीडिया में भी ये रिपोर्ट आया है कि अभी वो इलाके भी थोड़ा डिस्कस होंगे कि वहां पे किस प्रकार का पेट्रोलिंग चालू हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मीडिया वगैरह में भी आया है कि देपसांग के अंदर और डेमचोक के अंदर हम कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोलिंग का मतलब ये है, एक दूसरे को हम इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमारा पेट्रोल इस प्रकार से जाने वाला है, तो उस हिसाब से हम उस इलाके में उस समय पे नहीं जाएंगे, और हम जब जाएंगे तो वो लोग, चीन के लोग नहीं आएंगे वहां पे, ताकि कोई मुठभेड़ ना हो और कोई हादसा ना हो। तो एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग जो है देपसांग और डेमचोक में अगर चालू हुआ है, तो बाकी समय पे भी हम कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार का कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग वहां भी शुरू हो। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो टेम्पररी मॉरेटोरियम पेट्रोलिंग जो है बाद में हट सकता है, बातचीत करने के बाद। लेकिन चीन के साथ विवाद की बात करें तो केवल पूर्वी लद्दाख में नहीं है, बल्कि अगर चीन की सीमा के लेकर बात करें, 3848 किलोमीटर जो सीमा है चीन से लगती हुई सीमा बात करें, अरुणाचल से लेकर सिक्किम, हर जगह पर कुछ न कुछ विवाद है।
कहीं सिक्किम में है, कहीं यंगसे में है, कहीं ना कुछ कुछ विवाद है सर। तो क्या माने कि ये जो बातचीत, जो समझौता जो है, एक रास्ता निकल रहा है कि हम बाकी जगहों पर बातचीत करें, वहां भी कुछ रास्ता निकले, कि वहां भी कुछ लेके कुछ बातचीत हुई है सर? इस तरह खबरें आ रही है कि यहाँ पेट्रोलिंग करने वो दे रहा है तो हम उसे वहां एक्सेस देंगे, इस तरह की बातें भी निकल के आ रही है। ये एक अच्छा सवाल है। हाल ही में ये मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि यांगसे में उनका पेट्रोलिंग के लिए थोड़ा सा परमिशन दिया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा दिसंबर 22 में हमने वो भारी तादाद में आए थे चीन के लोग, हमने उसको पूरा रोक के उनको वापस भेजा था। तो जिस इलाके के अंदर वो पहले पेट्रोलिंग करते थे उस इलाके तक आने का मौका उनको दिया जाएगा। लेकिन ये भी बताया गया उन रिपोर्ट्स के अंदर कि बाकी कोई जगह पर इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। सिर्फ यांगसे के अंदर जो पहले वो लोग पेट्रोलिंग करते थे वो हद तक उनको आने का एक मौका देने का अभी आजकल ये रिपोर्ट्स में निकल रहा है, तो उसके हिसाब से शायद वो हो सकता है। लेकिन ये जो एलएसी का मामला है और एलएसी को एक दूसरे को समझाने का जो मामला है वो 2000 में बंद हो गया था, जब हम मैप्स चेंज कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे मिडिल सेक्टर के अंदर में। अभी उस प्रकार का एक कार्रवाई शायद शुरू करना चाहिए ताकि बाकी जगह पर भी हमको ये समझें कि उनका जो एलएसी का क्लेम क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का क्लेम क्या है, और हमको भी हमारा क्लेम भी उनको पता चले। तो ये सब कार्रवाइयां, बहुत कार्रवाई करनी पड़ती है इसके ऊपर, लेकिन ये सब कार्रवाई आगे जाके हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये समझौता इन चीजों के ऊपर हुआ। लेकिन सर अगर ब्रिक्स के इतर जो है कजान शहर में के जो दोनों नेताओं की जो बैठक हुई सर, और उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया वो भी कोई साझा बयान नहीं था, दोनों देशों ने अलग अलग बयान जारी किया। हमारे अगर उसमें देखें तो बॉर्डर ऊपर था, उनके बॉर्डर नीचे, बॉर्डर का मामला जो था, डिस्प्यूट था, वो नीचे था। यह भी भारत का जो रुख रहा है सर, आप बेहतर बता सकते हैं कि जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझेगा आपसी रिश्ते नॉर्मल नहीं हो सकते। उनका ये कहना है कि नहीं, आप सब कुछ रिश्ते चलाते रहिए, संबंध बनते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सीमा विवाद से इसको मत जोड़ के देखिए। इसको कैसे समझा जाए सर? ये जो है कोई नई बात नहीं। अगर आपका जो याददाश्त पीछे ले जाए तो लेट 90s के अंदर 1998-99 के करीब उस समय पे ये हमने शुरू किया था कि भाई ठीक है, ये बाउंड्री का विवाद जो है ये चलता रहेगा, ये तो अभी जल्दी सुलझाने वाली बात नहीं है, तो हम बाकी चीजों पे रिश्ता को बढ़ाते हैं। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक तरीके से, लोग के बीच का जो संबंध है उसके तरीके से, एजुकेशन, स्टूडेंट्स आने जाने के तरीके से, यूथ का एक्सचेंज प्रोग्राम के तरीके से, इस प्रकार से कई चीजें हमने शुरू की। वो सब करने के बावजूद भी 2020 हुआ, है ना। तो उस वजह से हमने बोला, तो हमने ये सब कोशिश किया है, फिर भी ये हादसा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये जो बॉर्डर का जो विवाद है उसको अलग नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर के अंदर हम कुछ ना कोई लड़ाई या मुठभेड़ होता रहा और बाकी चीजों में हम चलाते रहे, वो ये नहीं हो पाए। दैट इज 2020 के बाद की जो हमारा रवैया है वो इस प्रकार से रहा। अभी जो आप बोल रहे हैं अलग अलग स्टेटमेंट निकले हैं, उसका वजह शायद ये हो सकता है कि ये जो समझौता हुआ है वो ब्रिक्स के एक आध दिन पहले ही हुआ है जी, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, जनरली जब जॉइंट स्टेटमेंट वगैरह जब इशू करते हैं तो उसका क्या करता है कि भाई हमारा जो स्टेटमेंट है वो उनके पास जाता है, उनका स्टेटमेंट हमारे पास आता है, दोनों मिला के हमारे पास हमारा कोई ऑब्जेक्शन है वो उनको सुनाते हैं, उनका जो ऑब्जेक्शन है वो हमको सुनाते हैं, वो सब अग्री करने के बाद में एक जॉइंट स्टेटमेंट बनता है। इस बार जो है उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक का दिन के पहले ही तो ये हुआ था, किसी को पता नहीं था कि ये होगा भी नहीं होगा भी, इसलिए तो जॉइंट स्टेटमेंट का तरफ आप मत चलिए। ये है कि ये समझौता हुआ है, एक अच्छा कदम है, इस प्रकार से इसको देखिए। जो बातचीत हुआ है कजान के अंदर, हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में और उनका जो जनाधिपति हैं शी जिनपिंग के बीच में जो वार्तालाप हुआ वहां पे, वो जो है एक किस्म से ये जो रिश्ते को किस प्रकार का कोई स्टेबलाइज किया जाए और आगे क्या करें उसके बारे में सोचा जाए, इसके बारे में शायद वहां पे ये विवाद किया होगा, वाद विवाद किया होगा। तो वो जो है उन्होंने बोला कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको हम डायरेक्शंस देंगे और वो उसके हिसाब से काम करेंगे।
इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजीत डोवल जी, उनका और उनका जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वांगी जी, उन दोनों के बीच के भी अगला मीटिंग होने का बात उसी के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया। तो ये बात को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत चरता इसके ऊपर आ सकता है इस एग्रीमेंट की वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद जो है हम रखना नहीं चाहिए। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अभी बाउंड्री का हो गया, बाकी का पूरा हम बढ़ाते हैं, बाउंड्री का बाद में हम देखें, ये भी नहीं होगा। मेरे ख्याल है एक तालमेल के हिसाब से बाउंड्री और ये दोनों साथ साथ शायद चलेगा, और ये एक कदम करके जाएगा। चाइनीज में एक कहावत है, ईपू ईपू है, मतलब एक कदम से चलेंगे, कदम से चलेंगे। तो उस हिसाब से ही शायद हम भी सोचेंगे इस बार, तो उसी मुताबिक कदम से ही आगे बढ़े। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो समझौता तक हम जो पहुंचे हैं सर, इसके पीछे बाजार का बहुत बड़ा दबाव है। भारत के पक्ष की बात करें और चीन के पक्ष की बात करें, और उसकी वजह से समझौता हुआ है। ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हमने 2020 में एक प्रेस नोट 3 जारी किया था, जिस वजह से जो भी देश हमारे सीमा के साथ में मिले हुए हैं, जो भी हमारा पड़ोस देश है, वो पूरा का जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के तरीके से चला जाएगा। उसका पहले जो है वो नॉर्मल रूट से आया था, मतलब ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट से आया था। हमने ये प्रेस नोट 3 के जरिए ये जाहिर किया है कि भाई हमारा पड़ोस देश जितने भी होंगे, वो पूरे का जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही आएगा। तो अभी आप हाल ही में आप बजट के पहले एक इकोनॉमिक रिपोर्ट आया था, उसके अंदर ये बताया गया था कि शायद हमने एफडीए जो है चीन से एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और उस वजह से मैन्युफैक्चरिंग का जो है बढ़ सकता है। लेकिन आप ये सोचिए, अभी तक जितने कंपनीज चीन से आए हैं हमारे पास, वो कितना इन्वेस्ट किए हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, कितना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किया है। यानी कि चीन से लाके इधर जोड़ के बेचने के अलावा वैल्यू एडिशन जो इंडिया के अंदर जितना हुआ है, ये पूरा अगर आप देखेंगे तो वो इतना हमको अट्रैक्टिव चीज जो है नहीं लग रहा उस वजह से। तो ये इस वजह से हमने क्या करना चाहिए कि अभी भी जो भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आना चाहिए, और हमारा देश के अंदर जो उत्पादन है उसको बढ़ाने का जितना काम कर सकते हैं उसके हिसाब से उसको देखना चाहिए। तो ये दोनों जो है मेरे विचार से ये जारी रहेगा। बाजार का दबाव का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रेड को देखेंगे, ट्रेड तो उतना ही रहा। हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो चीन ही रहा है, लेकिन उसके साथ में आप ये भी देखिए ट्रेड डेफिसिट हमारा वो भी तकरीबन $100 बिलियन के करीब पड़ा हुआ हर साल में। तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो वो दबाव एक साइड से है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि दबाव नहीं है, दबाव है, लेकिन फिर भी हमको जो हमारा फायदा के लिए जो चीजें सोचना चाहिए, जो चीजें परखना चाहिए, वो पूरा करके उसके बाद ही चीन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सर क्या लगता है कि जो चीन के साथ जो सीमा विवाद को लेकर समझौता हुआ है, क्या इससे रिश्ते समान हो जाएंगे? जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल जाएगी? ये बर्फ इतनी जल्दी तो पिघलने वाली नहीं लग रही है मुझे। ये मैंने जैसे शुरू में बोला था, आपका इंटरव्यू के शुरू में बोला था मैंने कि ये आप देखिए, इसको एक कदम सोचिए, पहला कदम है जिसमें ये समझौता हुआ है। थोड़ा बहुत अच्छी चीजें निकली है इसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर भी काफी काम बाकी है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले। तो वो साथ में चलना चाहिए, ये नहीं कि पूरा बर्फ पिघल जाएगा या फिर सब सामान्य हो जाएंगे। वो थोड़ा सा मुझे लगने रहा इस प्रकार का होगा। लेकिन हम थोड़ा क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे इसके बारे में, और सोच समझ के इसके आगे भी इस रिश्ते को बढ़ाएंगे। लेकिन ये एक अच्छा कदम है, एक पहला कदम है, लेकिन अच्छा कदम है। इसके ऊपर हम अगला कदम के बारे में सोचना चाहिए, और किस प्रकार के इस रिश्ते को बढ़ाना है उसके बारे में सोच के आगे निकलना चाहिए। सर तो क्या, चूंकि चीन को आप हम लोगों से बेहतर समझते हैं सर, जानते हैं, चीन पर हम भरोसा कर सकते हैं? अगर जब से चीन आजाद हुआ अगर बात करें सर, भारत ने किस तरह उसको रिकॉग्नाइज किया, सबसे पहला देश, यूएन से लेकर बहुत सारी चीजों पर हर बार भारत को झटका ही लगा है सर। तो क्या हम भरोसा कर सकते हैं चीन पर सर? ये बात मैंने 2020 में जब गलवान का हादसा हुआ था उसके बारे में जितना टीवी शो में गया था उस सब में बताया था मैंने।
उनको ट्रस्ट करो, लेकिन वेरीफाई करो। ये नहीं कि आंख बंद करके ट्रस्ट करना जो है किसी भी हालात में ये अच्छी बात नहीं होगी। ट्रस्ट कीजिए क्योंकि इस प्रकार का समझौता हुआ है, लेकिन वेरिफिकेशन के साथ हर चीज जो है परख के देखना चाहिए, हर चीज वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद में हमारा भरोसे के बारे में सोचें। एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से 1962 में हुआ था जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, जो भारतीय सेना की जो स्थिति थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज अगर ऐसा होता है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। भारतीय सेना उस मुकाबले में आप कैसे देखते हैं सर? भारतीय सेना 1962 की नहीं रही। 1962 में भी अगर आप देखेंगे भारतीय सेना की तरफ से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने हर जगह जो जहां लड़ाई की है, या तो वलांग का देखिए या फिर चुशुल एरिया में जो शैतान सिंह का जो लड़ाई था उसको देखिए, मेजर शैतान जंगला हर जगह पे उन्होंने अपना जान दे करके हमारा जो टेरिटरी है उसको बचाने का कोशिश किया था। तो फौज को मैं इतना दोषीदार नहीं ठहराऊंगा, उसके वजह से बहुत कुछ वजह से जिस वजह से हमने वो लड़ाई हारा था, ठीक है, लेकिन वो हालात जो है अभी बिल्कुल भी नहीं। अगर चीन कुछ भी कोशिश भी करेंगे तो हमारा फौज तैयार है, डट के हमारा जो एरिया है उसको हिफाजत करने के लिए और हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसमें हमारा जो आपको व्यूअर्स को कोई भी किस्म का शक होने की कोई जरूरत नहीं। तो धन्यवाद सर इंडी टीवी से बातचीत करने के लिए, भारत चीन के रिश्ते को इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि चीन के साथ रिश्ते तो बेहतर करें लेकिन सावधान और सतर्कता के साथ। बिल्कुल धन्यवाद सर। थैंक यू राजीव।